नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी में। आज से हमारी लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है जो सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है। तो आज हम हमारी सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पर हमारे पहले लेक्चर से, जो इस सीरीज का भी पहला लेक्चर होगा। 3 जून 2021 आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अंडरस्टैंडिंग जीडीपी पार्ट 1। तो इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी का एक लेक्चर कराएंगे। कल जब हम मिलेंगे तब हम आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर कराएंगे, जो इस सीरीज का दूसरा लेक्चर बन जाएगा। और डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों जब हम मिलेंगे तब हम आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का पहला लेक्चर कराएंगे, जो सीरीज का तीसरा लेक्चर होगा। तो ये सीरीज इसी तरह सप्ताह में 6 बार आएगी। आधे आधे घंटे के हमारे लेक्चर्स होंगे और बहुत ही सारगर्भित होंगे, बहुत कुछ पढ़ने को होगा। तो ये सभी सीरियस आईएएस, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए है। तो आप अच्छे से अटेंड करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और सेशंस को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि ये फ्री सेशन सब तक पहुंचे। प्यारे दोस्तों, मेरा क्विक परिचय आपको दे देता हूं। मेरा नाम संदीप मानुधन है और मैं 1993 से टीचिंग कर रहा हूं। आप सभी तक मेरे अनुभव का पूरा लाभ पहुंचे, यही मेरी आकांक्षा है। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे किसी ने कहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो शुरू करते हैं आज का काम। तो आज हम अंडरस्टैंडिंग जीडीपी पार्ट 1 में हैं और ये हमारी सीरीज का शुभारंभ है। तो आज का एजेंडा क्या है भाई? एजेंडा बहुत ही सिंपल है। 5 चीजों में हम हमारा आधे घंटे का समय प्रोडक्टिवली बिताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बेसिक्स। ये पूरा आईएएस के सिलेबस से ही है भैया। ये सीरीज 100% डेडिकेटेड है हमारे सभी प्यारे लाखों लाखों सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को ही। उसके बाद जीडीपी कैलकुलेशन के 3 तरीके और वो आपस में बिल्कुल पैरेलल क्यों होते हैं। फिर आप सभी को पता है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने पिछले फाइनेंशियल ईयर का पूरा जीडीपी का डेटा निकाल दिया है, तो उसको स्टडी करेंगे। भारत एक काफी बड़ी स्लो ग्रोथ प्रॉब्लम में फंसा है, इससे निकलना पॉसिबल है, उसके 3 तरीके भी देखेंगे। और मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एंड में दूंगा। तो आपको पूरी अप्रोच समझ में आ गई। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे और आपको मजा आएगा। अपनी नोटबुक बना लीजिए, पीटीज आईएएस एकेडमी नॉलेज लेक्चर सीरीज। तो बहुत बहुत मजा आने वाला है। प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू कर चुके हैं हमारा पहला पार्ट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बेसिक्स। तो जब राष्ट्रीय आय को मेजर करने की बात आती है तो उससे जुड़ी कुछ बेसिक चीजों पर हम सबसे पहले अभी आज बात करेंगे और उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे 3 तरीकों पर। देखिए, जब आप किसी भी देश की इकोनॉमी की बात करेंगे कि भाई उसमें एक ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन की एक मॉनेटरी वैल्यू है और कुछ अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, इसको यहां जोड़ेंगे, उसको वहां जोड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। इन सब के मूल में जो सबसे पहली चीज होती है वो है फैक्टर इनपुट, फैक्टर रिवॉर्ड्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट। इसको समझे बिना आप आगे जा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, जब प्रोडक्शन प्रोसेस की बात होती है, यानी उत्पादन प्रक्रिया किसी भी देश में, तो सारा वैल्यू एडिशन वहीं पर होता है। जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों वैल्यू एडिशन की, तो वैल्यू एडिशन से हमारा क्या मतलब होता है? वैल्यू एडिशन से मतलब है आपने एक रॉ मटेरियल लिया, उसमें थोड़ा वैल्यू ऐड किया, यानी उसको थोड़ा प्रोसेस किया, साफ सुथरा किया, उसको थोड़ा बेहतर किया, कुछ उसके ऊपर इनपुट किया, उसको और आगे ले गए, उसको और आगे ले गए, ऐसी एक लंबी चेन बनी और एक फिनिश प्रोडक्ट बाहर आ गया जिसको बाजार में बेचा गया। वो एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, उत्पादन है या सेवा है, जिसका एक मौद्रिक मूल्य है बाजार में। तो जीडीपी उस फाइनल स्टेज के सारे प्रोडक्ट को ऐड करके, सर्विसेज को ऐड करके फाइनल जो प्राइसेस होती हैं उस पे से जीडीपी निकलता है। लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस किसी भी देश की नेशनल इनकम को मेजर करने का पहला स्टेप होता है। ये फंडा क्लियर हुआ आपको कि नहीं? अब प्रोडक्शन में होगा क्या? देखिए, प्रोडक्शन में क्या होगा कि लेफ्ट साइड से आपको इनपुट मिलेंगे और राइट साइड से आपका आउटपुट बाहर आएगा। अब ये जो उत्पादन बाहर आया है हमारा, सेवाएं और वस्तुएं दोनों आ गई, ठीक है। अब जो इनपुट आ रहा है उसमें 2 तरह के इनपुट होंगे भैया। पहला है प्राइमरी इनपुट, प्राथमिक आदान या निविष्टियां। दूसरा है सेकेंडरी इनपुट, यानी द्वितीयक आदान या द्वितीयक निविष्टियां। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी इनपुट्स या प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आज से 200 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में शुरू हुआ, अंग्रेज लोगों की वजह से हुआ, फिर पूरे यूरोप में फैला, सबसे आखिरी में रूस में फैला और फिर बाकी दुनिया में फैल गया, अमेरिका तक भी पहुंचा और फिर अमेरिका ने लीड ले ली 20वीं सेंचुरी में। लेकिन जब ये 18वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था 1750 के बाद, तब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हुए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तब तक इस तरह का इकोनॉमी नहीं हुआ करता था, इस तरह का इकोनॉमिक्स नहीं हुआ करता था। तो जब ये सब आया तब इकोनॉमिस्ट लोगों ने धीरे 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 अलग अलग स्कूल बने इकोनॉमी के। तो शुरुआत में एडम स्मिथ का स्कूल बना, फिर ये बढ़ता गया। उन्होंने हमें बताया कि भाई किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के कारक,
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई भी चीज बना ही नहीं जा सकती। इन चारों का रेशियो अलग अलग हो सकता है। लैंड का इनपुट आया तो बदले में जिस फैक्ट्री ने उसको यूज किया वो उसका रेंट देगा। लेबर का इनपुट आया तो बदले में सैलरीज और वेजेस मिलेंगे। तो जरा कमेंट थ्रेड में हमें बताएं सैलरीज और वेजेस का अंतर क्या होता है। आज के भारत में तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक इंडिया में अभी बहुत सारा संघर्ष सैलरीज और वेजेस का चल रहा है। तो मेरा आज का आपसे एक सवाल है, कमेंट थ्रेड में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये सेशन सारे सिविल सर्विस वालों के लिए, वैसे तो नॉलेज सेशन है, हर किसी को यूजफुल होगा, लेकिन मैंने मेनली फोकस डेडिकेटेड केवल सिविल्स वालों के लिए बनाया है। तो वो लोग इसमें थोड़ा ज्यादा जोश के साथ पार्टिसिपेट करें। सैलरीज और वेजेस का अंतर हमें कमेंट थ्रेड में बताइए। तो लेबर जो इनपुट होगा उसको बदले में प्रोडक्शन प्रोसेस करने वाला क्या देगा बेटा? सैलरी देगा, वेजेस देगा, कंपनसेशन देगा। फिर आएगा पूंजी। तो जो पूंजी का इसके अंदर इनपुट हुआ, बदले में जो पूंजीपति है वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसको ब्याज मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। और फाइनली जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उद्यमिता। ये जितने स्टार्टअप्स वाले हैं, ये इसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। वैसे तो हर व्यक्ति जो बिजनेस करता है वो एंटरप्रेन्योर होता ही होता है, तो बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। ये समझ में आया आपको? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के ये प्राइमरी इनपुट हुए, बदले में वहां से आपको जो फैक्टर रिवॉर्ड्स होते हैं, इनको आप ये कह सकते हैं कि कारक के बदले में मिलने वाला जो इनाम है वो ये है, जो आय है वो ये है। समझ में आ गया आपको? अब सिर्फ प्राइमरी से काम होता नहीं है, सेकेंडरी इनपुट भी लगते हैं। इनको नॉन फैक्टर इनपुट कहते हैं। अब नॉन फैक्टर इनपुट क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि जैसे अगर आप किसी किसान की बात करेंगे तो अगर उसने बीज डाला, खाद डाला, पानी डाला, कीटनाशक डाले, तो ये तो फाइनल क्रॉप के अंदर ही चले जाएंगे ना। बाद में बीज अलग से तो मिलेगा नहीं, खाद अलग से तो दिखेगी नहीं, पानी अलग से तो दिखेगा नहीं, इंसेक्टिसाइड अलग से तो दिखेगा नहीं। तो जो आप गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसके अंदर समाहित हो चुका है। तो जो नॉन फैक्टर इनपुट होते हैं, गैर कारक आदान होते हैं, वो तो इंटरमीडिएट हो जाते हैं, मध्यमवर्ती हो जाते हैं, और वो अंतिम उत्पाद का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, भारत से जब हम बासमती चावल या दूसरा चावल लाखों टन जब निर्यात करते हैं, तो हम एक्चुअली वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग वाटर फ्रॉम इंडिया, बिकॉज राइस इज एक्चुअली ए वाटर गजलिंग क्रॉप। ओरिजिनली राइस एक वाटर गजलिंग क्रॉप नहीं हुआ करती थी, हमने उसको बना दिया है। तो ये समझ में आया आपको? तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, और यहां पे होता है मूल्य संवर्धन। तो वैल्यू एडेड का क्या मतलब हुआ भैया? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जितना फाइनल उत्पाद आया उसकी जो वैल्यू है माइनस जो इंटरमीडिएट कंज्यूम होके खत्म हो गया, उसको हम वैल्यू एडेड कहेंगे। ये आ गया समझ में आपको? तो ये मैंने यहां समझाया है, इसको आप बारीकी से पढ़िएगा। अब कुछ परिभाषाओं पर आ जाते हैं, ये आपको हर एग्जाम में काम आएगी। सिविल की, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, किसी भी तरह की सरकारी परीक्षा हो, एकदम बेसिक चीजें हैं। हमारी ये पूरी लेक्चर सीरीज इसी तरह चलेगी, बहुत आनंद आएगा आपको। और सबसे पहले मैं अभी 3 टॉपिक ले रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी, कल लेने वाला हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डे आफ्टर लूंगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। और ऐसे 3-3 करके हम सीरीज चलाएंगे, ठीक है? और फिर इसमें बहुत सारे इनोवेशंस भी आपके साथ बात करके हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, तो ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब दिए गए 365 दिन के एक टाइम पीरियड में किसी देश के नेशनल्स ने, सिटीजन्स ने, जो टोटल फाइनल याद रखिएगा, इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड, रॉ मटेरियल मत ले लेना, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाया उसकी क्या मनी वैल्यू है उस आउटपुट की, उसको कहेंगे जीएनपी। समझ गए? तो जीएनपी और जीडीपी का अंतर यहीं से आ जाता है। प्रोड्यूस बाय अ कंट्रीज नॉर्मल रेसिडेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जो नॉर्मल रेसिडेंट है किसी देश का, अब वो देश की सीमाओं के अंदर हो या पूरी दुनिया में बिखरा पड़ा हो, भारत के तो 2.5 से 3 करोड़ का डायस्पोरा सब तरफ फैला हुआ है। साल में हमारे यहाँ कितना रेमिटेंस आता है, बाहर से जो पैसा आता है, $80 बिलियन आ गया पिछले एक साल में। जब सोचा था कि पैंडेमिक में कम होगा, तो वो $80 बिलियन आ गया। हमारा पूरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जितना एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजमेंट है, आईटी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, इतना बढ़िया मैनेज करने में सरकार की मदद कर रहे हैं पिछले 20 सालों से कि पूछिए मत। तो दोस्तों, जीएनपी यानी प्रोड्यूस बाय कंट्रीज नॉर्मल रेसिडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और जीडीपी क्या होगा बेटा? सकल घरेलू उत्पाद, जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब ये विदेशी भी बना सकते हैं। तो नेशनल इनकम जब आप बोलते हो ना, राष्ट्रीय आय, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री।
और डोमेस्टिक इनकम इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। ये एक बारीक अंतर है, इसको समझना जरूरी है। तो जीडीपी जीएनपी के बराबर कब हो जाएगा दोस्तों? कॉमन सेंस लगा के बताओ। यदि देश के भीतर का सारा काम केवल देश के ही सिटीजन्स कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां एमएनसीज नहीं कर रही हैं, और ये जितने नागरिक हैं ये कभी इंडिया के बाहर गए ही नहीं, इन्होंने बाहर कुछ किया ही नहीं, तो अमिताभ बच्चन जी के लिए बुरी खबर है। अब इंटरनेशनल कोई आप इवेंट कर नहीं पाओगे और कमा नहीं पाओगे सर, इसलिए जीडीपी जीएनपी के बराबर नहीं है, उसी में फायदा है। जीडीपी और जीएनपी का जो मैथमेटिकल रिश्ता है, जीएनपी विल बी जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भाई अल्टीमेटली फैक्टर इनकम से ही सब क्रिएट हो रहा है, तो जीएनपी जीडीपी प्लस एनएफआई है। ये रिश्ता थोड़ी देर में मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो ये मूल परिभाषाएं क्लियर हो गई, ये आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब कुछ हंसते मुस्कुराते चेहरे भी देख लें। तो ये जो आपको मैंने सबसे ऊपर लिखा था ना कि जीएनपी इज प्रोड्यूस बाय कंट्रीज नॉर्मल रेसिडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो ये एक लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है। हमारी नॉलेज सीरीज में 30-30 मिनट के लेक्चर्स आएंगे, बड़ा मजा आएगा, और हमारे डिटेल कोर्सेस अलग से उपलब्ध हैं, आप चाहें तो ज्वाइन करें। इसमें मैं आपको कोर चीजें तो बता ही दूंगा। नॉर्मल रेसिडेंट, ये जो हरे मुस्कुराते चेहरे दिख रहे हैं ना आपको, दैदीप्यमान चेहरे, रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर प्लस हैविंग अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ऐसे आदमी को कहेंगे। ये समझ में आ गया? 1 साल तक रह रहा है और उसका जो मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भारत में है। तो ऐसा व्यक्ति तो पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है ना, दिख ही रहा है आपको, भारत के नक्शे में भी है और पूरी दुनिया में भी है। उसी तरह जो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नॉन रेसिडेंट कहेंगे। तो वो भारत के बाहर भी हो सकता है और कुछ समय के लिए भारत के अंदर भी आएगा। तो घरेलू कौन है? घरेलू हुए जो भारत के अंदर हैं इस वक्त, जिसमें नॉर्मल रेसिडेंट और एनआरआई दोनों आ गए। और नेशनल यानी राष्ट्रीय कौन हुए? जो इनसाइड इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया, लेकिन सारे नॉर्मल रेसिडेंट वाले ही लोग हैं। तो ये मिलके आपको देंगे जीएनपी और ये मिलके देंगे आपको जीडीपी। ठीक है, आई होप ये आपको स्कूल का 10वीं 11वीं का कुछ याद आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहां हमारे साथ पढ़ के समझ लो। तो दोस्तों इस तरह आप जीडीपी जीएनपी का अंतर कर सकते हो। अब ये टॉपिक क्या है, काफी बड़ा है, तो मैंने जीडीपी के जो सेकंड लेक्चर के लिए आपके लिए बचा के रखा है, उसमें मैं आपको जीडीपी जीएनपी का ये पूरा रिश्ता समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ इसको एक बार देख लें। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होती है, अल्टीमेटली इसी की बात भारत सरकार करती है। 5 मिनट में मैं आपको इस साल का यही आंकड़ा दिखाऊंगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होती है ना दोस्तों, अगर आप उसमें विदेशों से आने वाली शुद्ध कारक आय को जोड़ देंगे तो आपको जीएनपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ये पहला रिलेशनशिप अच्छे से समझ लीजिए। फिर अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन आप हटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ग्रॉस का नेट होता है जब भी डेप्रिसिएशन जाता है, ये दूसरा रिश्ता याद रखो। समझ में आया कि नहीं आपको? और जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है, अगर आपको उसमें से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं। ये तीसरा रिश्ता याद करो। अब इसको लगाते जाओ सब तरफ और आपको नए नए इसमें से प्रोडक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो एनडीपी एमपी में से आपने नेट फैक्टर इनकम अगर ऐड कर दिया तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। जीडीपी एफसी में आपने नेट फैक्टर इनकम ऐड कर दिया तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। उसमें अगर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिया तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटाया तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। उसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड की तो एनएनपी। बेसिकली 1 2 3 3 चीजें याद रखना। ग्रॉस को नेट करना हो, डेप्रिसिएशन माइनस करो। ग्रॉस डोमेस्टिक को ग्रॉस नेशनल करना है, नेट फैक्टर इनकम ऐड करो। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो। ये मैं आपको सेकंड पार्ट में विस्तार में बताऊंगा। तो अभी आज तो पहले पार्ट में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन इसका दे दिया है। ये चार्ट डेवलप कर लेना। कैसा लगा आपको चार्ट? ये पूरा पीडीएफ भी आपके लिए डाउनलोडेबल कमेंट में हमने दिया है। 3 मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी पर आ जाते हैं। पहला पार्ट हो गया, अब इस पर आ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, 3 तरीकों से आप जीडीपी ढूंढ के निकाल सकते हो। अब इसको समझने का एक बड़ा सरल तरीका भी है, और सरल तरीका यह है कि आप इकोनॉमी को ऐसे देखो। ये सब मैंने बिल्कुल ओरिजिनल अपने तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करके बनाए हुए नोट्स हैं, अच्छे से आप इनको यूज़ कीजिएगा। तो ये भारत की पूरी इकोनॉमी है, प्रोडक्शन चल रहा है भैया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं अंदर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बिना तो कुछ होगा भी नहीं। तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, इसको मेजर करोगे तो जीडीपी निकलेगा। जितने फैक्टर पेमेंट को पैसा गया इसको मेजर करोगे तो वो भी तो जीडीपी ही है। और इन्होंने मिलके जितना भी कंजम्पशन किया उसको मेजर करोगे तो वो भी जीडीपी है। आपको बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रोडक्शन को मेजर कर लो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, तो वो भी जीडीपी है।
फैक्टर इनकम्स को मेजर कर लो तो वो भी जीडीपी है, टोटल एक्सपेंडिचर को मेजर कर लो तो वो भी जीडीपी है। तो बेसिकली 3 तरीकों से आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू ले लीजिए, या फैक्टर इनकम्स की टोटल जोड़ ले लीजिए, या टोटल एक्सपेंसेस का जोड़ ले लीजिए। तीनों का जोड़ सेम ही आना चाहिए, क्योंकि है तो इकोनॉमी एक ही ना, और एक की इनकम दूसरे का कंजम्पशन है, और ये तो पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है। तो इसलिए नेशनल इनकम को आप 3 तरीकों से मेजर कर सकते हो, और वो तीनों की फाइनल वैल्यू मोटे मोटे तौर पर एकदम एग्जैक्टली बराबर ही निकलेगी। तीनों की इक्वेशंस भी आपके सामने येलो में लिखी हुई हैं। ये फंडा समझ में आया आपको? अब इसको आप ऐसे समझो। पहला मेथड जो सबसे फेमस मेथड है, जो सभी लोग रेफर करते हैं क्योंकि वो बड़ा यूजफुल है, एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय पद्धति। ये वाली है व्यय पद्धति, समझ में आया आपको? तो जो व्यय पद्धति है वो ये है, इनकम स्पेंड बाय हाउस होल्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर मोर कैपिटल एसेट। तो जब हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड, तो जीडीपी क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोक्ता व्यय, प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सकल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी सकल स्थिर पूंजी निर्माण, एंड एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये जो इक्वेशन है ये सबसे पॉपुलर है। ये आपको मैंने पहला वाला यहां पे दे दिया, अच्छे से देख लो। तो ये वाली पहली इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। दूसरा मेथड प्रोडक्शन का मेथड, ये वाला मेथड दूसरा नंबर 2 जहां लिखा हुआ है, समझ गए ना आप? तो जहां नंबर 2 लिखा है वो दूसरा वाला मेथड है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस विल बी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस हम लेते नहीं हैं, वो इनकम साइड में चला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, समझ में आया? ये दूसरा फॉर्मूला है, वही हमने आपको यहां पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए ऊपर। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुवृत्तियां। और तीसरा मेथड जो है वो इनकम वाला है कि भारत में जो टोटल इनकम कमा रहे हैं सारे 138 करोड़ भारतीय, वो सब मिलके फाइनली तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही बनना चाहिए ना, विच इज नथिंग बट वेजेस प्लस प्रॉफिट्स प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट। तो जितने आपके वेजेस कमा रहे हो आप, प्लस जितना आप मुनाफे कमा रहे हो, प्लस जितने ब्याज कमा रहे हो, और जितने किराए उठा रहे हो, जिसमें आप इंप्यूटेड सेल्फ ओन्ड हाउस का रेंट वगैरह भी ले लिया जाता है, वो सब मिलके जीडीपी होना चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। आ गया समझ में? अब इसको गहराई में समझना है, क्योंकि क्या है, ये इसके अंदर बारीकियां भी बहुत हैं, एक एक के अंदर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो मैंने ये डायग्राम आपके लिए बनाया, ये बड़ा यूजफुल है। तो इस चार्ट को अपनी नोटबुक में अच्छे से बना लो, और ये तीनों बराबर है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, समझ रहे हो ना? तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपका पीएफसी आ गया, जीएफसी आ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, और सीआईएस चेंज इन स्टॉक। ये फिगर एक्चुअली बहुत छोटा होता है ना, इसलिए इसमें कोई लिखता नहीं है, लेकिन वो है। और गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, और नेट एक्सपोर्ट। उसी तरह प्रोडक्शन वैल्यू में आप देखोगे तो 3 सेक्टर में इकोनॉमी बटी हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये सब आगे देखेंगे हम। और इन तीनों का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लो, जोड़ लो, तो आपको जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं भैया आपको? और इनकम मेथड में अगर आप जाएंगे प्यारे दोस्तों, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस डेप्रीसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू दिस। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने यहां बताया था। तो ये हमारा 3 मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी भी हो गया। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। अब एक चीज बता दें इससे पहले कि आगे जाएं, जीडीपी को आप हमेशा या तो करंट रनिंग प्राइसेस में मेजर कर लो, उसमें आपको आज की प्राइस मिलेगी, तो इन्फ्लेशन मिलेगा, तो हमेशा जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन वो सच्चाई नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली इन्फ्लेशन का इफेक्ट है प्राइसेस में, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं उतना। तो इसीलिए आधार वर्ष होता है। तो 1950 से भारत में जब से मेजरमेंट शुरू हुआ जीडीपी का, से लेके 2021 तक अलग अलग बार बेस ईयर चेंज हो जाता है, क्योंकि हर 5, 7, 8 साल में इकोनॉमी ही बदल जाती है। तो बेस ईयर बदलने की जरूरत होती है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। तो हमारा पिछला बेस ईयर है 2011-12, और ये 2014-15 से लागू हुआ था। अब समय आ गया बेस ईयर चेंज करने का, वो भी एक पूरी अपने आप में डिबेट है। तो कमेंट थ्रेड में हमें बताइएगा बेस ईयर को लेके आपका क्या कहना है। अगली बार बेस ईयर
कब बदला जाना चाहिए और क्या होना चाहिए हमारा बेस ईयर, इस पे आपकी राय का हमें इंतजार है। उसके अलावा हमने जो भी पढ़ाया अभी तक, इसमें से किसी भी चीज पर आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है या आपको कोई सवाल है तो कमेंट थ्रेड में पूछिए और बाकी के लोग उसका उत्तर भी देते चलेंगे। एक दूसरे के साथ जरा कोऑपरेट कीजिए और पढ़िए और इस सीरीज को रोज देखने की आदत डाल दीजिए। तो दोस्तों, आपको इतना बता दें कि जीडीपी को आप करंट प्राइसेस में मेजर कर सकते हैं। ये नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा, सांकेतिक जीडीपी या नाम मात्र जीडीपी वर्तमान मूल्यों में। लेकिन जो मेजर होता है वो है स्थिर मूल्यों में जीडीपी। तो स्थिर मूल्यों में भारत में 2011-12 होता। थोड़ी देर में मैं आपको एक्चुअल फिगर्स के साथ बताने वाला हूं जो अभी हमारे देश में ये फिगर रिलीज हुए। बस आपको मैं थोड़ी ही देर में इस पे ला रहा हूं, तो इसमें आपको ये कांस्टेंट और करंट, ये दोनों का फंडा बहुत अच्छे से अभी बस 1 मिनट में बता दूंगा। और दोनों में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हो सकती है। तो एक्चुअली 4 तरीके से जीडीपी होता है, करंट और कांस्टेंट, और दोनों में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो जब भी आप जीडीपी का कोई लेख पढ़ो, कोई टेबल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो कहीं भी, हमेशा ये देखना ये कौन सा जीडीपी बता रहा है, जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस करंट प्राइसेस या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस रियल जीडीपी। अगर आप ये नहीं समझ पाए, सारे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे। और उसी तरह ये भी देख लेना फैक्टर कॉस्ट बता रहा है कि मार्केट प्राइस बता रहा है। और ये मैंने नीचे फिर से समझा भी दिया है, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पढ़िए तो मजा आएगा। अब आपको जाने से पहले, अगले सेक्शन में जाने से पहले 6 चीजें बता दूं। पहली, जीडीपी और जीवीए का रिश्ता फिर से ध्यान से देख लीजिए। जीडीपी इज जीवीए एट बेसिक प्राइसेस प्लस ऑल टैक्सेस माइनस ऑल सब्सिडीज, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसी का शॉर्ट फॉर्म यहां लिख दिया है। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस मत लीजिएगा। टोटल टैक्स रेवेन्यूज इक्वेशन में नॉन जीएसटी और जीएसटी दोनों है, लेकिन है दोनों के दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस ही। अप्रत्यक्ष करो प्रत्यक्ष करो के बीच का क्या अंतर होता है हमें बताइए। और इस साल कमाल हो गया है, पिछले 12 महीनों का जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस से फिर से ज्यादा हो गए भारत में। और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति, बिकॉज दे आर रिग्रेसिव टैक्सेस। इनकम टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव टैक्सेस विच इज डायरेक्ट। और एक और बहुत खतरनाक चीज हो गई है, टोटल पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन हैज एक्सीडेड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन। तो भारत की अर्थव्यवस्था में 2 फंडामेंटल चेंज आ गए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। पर्सनल इनकम टैक्सेस हैव एक्सीडेड कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नाउ मोर देन डायरेक्ट टैक्सेस। इन दोनों का क्या मतलब है बताओ बेटा कमेंट में। हम तो सब आगे समय समय पर पढ़ाएंगे, लेकिन मेरी हर क्लास में मैं आपको सोचने के लिए नई नई चीजें दूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस अप्रोच को थोड़ा लाइक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। मैं प्योर स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, मैं आपको सोचने के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते जाऊंगा जिसका आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा इस तरह की चीजों से प्रेरित होता है, दुखी नहीं होता। और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भैया थोड़े प्रेरित होते रहो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर हमारी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। टैक्स रेवेन्यू जो 2020-21 का है वो बजट से ले लो आप सीधे, एएफएस से, है ना। इंफॉर्मेशन जो है सीजी और कैग की है, उससे टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स एट करंट प्राइसेस मिल जाती हैं। और कांस्टेंट प्राइसेस के लिए ये लोग वॉल्यूम एक्सट्रापोलेशन कर देते हैं और उससे निकाल लेते हैं। तो ये 6 चीजें थोड़ी सी देख लेना। अब आते हैं लेटेस्ट 2021 नंबर्स एंड एनालिसिस पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की इकोनॉमी अभी तक 5 बार रिसेशन से गुजरी है। भारत में 5 बार रिसेशन आया है। तो रिसेशन की क्या परिभाषा होती है? 2 तिमाहियों तक लगातार अगर इकोनॉमी सिकुड़ जाए, मतलब 100 का 99 हो गया। सिकुड़ने का मतलब है 100 का 99 हो गया, 95 हो गया। ग्रोथ रिसेशन अलग चीज होती है। 5% से ग्रो कर रहा था, अब 4% से ग्रो कर रहा हूं, लेकिन ग्रो तो कर रहा हूं। तो उसको कहते हैं ग्रोथ में कमी होना, पॉजिटिव ग्रोथ में कमी होना, लेकिन फिर भी ग्रोथ होना। यहां तो भारत की इकोनॉमी एक्चुअली सिकुड़ गई, तो इसको रिसेशन कहते हैं। 2 तिमाहियों तक सिकुड़ोगे तो रिसेशन में हो। तो भारत में 5 बार रिसेशन आए हैं अभी तक, समझ गए। पिछला आया था 1979-80, जनता पार्टी की सरकार थी, फिर वो हार गई और इंदिरा गांधी की सरकार बनी। और उस वक्त जो रिसेशन हुआ था उसमें काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन इस बार हमने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो ये है हमारे लेटेस्ट फिगर्स सारे, इस बार की हमारी पूरी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के फिगर्स। तो प्यारे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण फिगर्स मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, जब हम लेटेस्ट 2021 नंबर्स और एनालिसिस करते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, 2 तरीके से हो सकता है, कांस्टेंट और करंट। समझ में आ गया। भारत सरकार जब बोलती है हम 7.3% से सिकुड़ गए, संकुचित हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सरकार 2011-12 की कांस्टेंट प्राइसेस का संकुचन बताती है। ये हमेशा ध्यान रखना, वो आपको अभी दिखेगा। माफी चाहता हूं, ये थोड़ा सा यहां पर कुछ ग्राफिक डिस्प्ले में दिक्कत हो रही है, अभी वो आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा। कभी कभी कंप्यूटर भी नखरे करता है ना, बोलता बहुत ज्यादा तुम संकुचन की बातें कर रहे हो तो मैं फिगर ही उड़ा देता हूं। अरे ऐसा मत करो यार दादा, हमसे क्या नाराज है, हमने थोड़ी संकुचित किया है। ये देखो आ गया।
तो प्यारे दोस्तों, ये है पूरा हमारे मॉस्पी का दिया हुआ इस साल का जीडीपी का डेटा। उसके कुछ हिस्सों को एक्सप्लोर कर करके दिखा देते हैं। हमेशा मैंने क्या कहा, टेबल के ऊपर ये पढ़ लेना बेटा कि ये क्या है। तो ये क्या है जल्दी बताओ। कांस्टेंट प्राइसेस पे है कि करंट प्राइसेस पे है? कांस्टेंट पे। और ये कौन सा एस्टीमेट है बेटा? प्रावधानिक, प्रोविजनल एस्टीमेट। अब इसके पहले आए थे एडवांस एस्टीमेट, अब आ गए प्रोविजनल एस्टीमेट, फिर बाद में आएंगे रिवाइज एस्टीमेट। और ये नेचुरल प्रोसेस है। और कायम ये किस स्पेसिफिक यूनिट में है बेटा? करोड़ रुपयों में। किस साल के लिए है? 2020-21। तो अब शांति से देखो, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस क्या बता रहा है ये? जो जीवीए है बेसिक प्राइसेस पे, हमारा प्रोविजनल एस्टीमेट है इस साल 124 लाख करोड़ का होगा, और उस पर नेट टैक्सेस 10,59,000 के। तो जीडीपी भारत का हो गया इस साल 135 लाख करोड़ रुपए, और जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया जिसमें डिप्रीसिएशन हटा दिया 118। आया समझ में? और इस साल का जीडीपी पिछले साल के जीडीपी से 7.3% से संकुचित हो गया है। अब ये रीडिंग करना आ गई समझ में आपको। लेकिन जीडीपी के एक्सपेंडिचर मेथड के हिस्से पीएफसी, जीएफसी, जीएफसीएफ, सीआईएस, वैल्यूएबल, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बताए थे, इसको भी आप जोड़ोगे तो वो फाइनली फिगर आपको वही देगा। तो ऊपर जो आया दोस्तों, ये आपका प्रोडक्शन फिगर से आया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को जोड़ा, निकाला, और इसको जोड़ा, ये एक्सपेंडिचर मेथड से जोड़ा, तो वही फिगर वही आएगा। और ये कांस्टेंट प्राइसेस में था। आ रहा है समझ में? अब इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रेट्स टू जीडीपी। रेट्स टू जीडीपी का मतलब होता है हमारे जीडीपी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का कितना हिस्सा है? 56%। तो भारत का जीडीपी दरअसल पूरी तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलने वाला जीडीपी है। और इसलिए जब पैंडेमिक में हमारे करोड़ों करोड़ों लोग गरीब रेखा के नीचे गिर रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग गरीब होते जा रहे हैं, लोगों का पैसा खत्म हो, इसीलिए फिस्कल स्टिमुलस की मांग आ रही है कि फिर कंजम्पशन होगा कहां से। आपको समझ में आया? इसकी लिंक बिठा पा रहे हो आप? फिर दोस्तों, जो गवर्नमेंट कंजम्पशन होता है वो भारत में इस साल 11.7 रहा। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट 31.2%। तो एक्चुअली ये दोनों का अगर आप जोड़ दो तो आपका सीधे सीधे 90% तो यहीं पर हो गया। तो भारत के जीडीपी के तो दो सबसे बड़े इंजन हैं, बाकी के तो दिखाने के लिए हैं, मतलब छोटे इंजन हैं। लेकिन करंट प्राइसेस का भी तो खेल है। तो जो आपने कांस्टेंट में देखा वो आज की प्राइस में कितना है? आपका जीडीपी हो गया 197 लाख करोड़, और इसमें रिडक्शन केवल 3% का दिख रहा है, क्योंकि इसके पिछले साल 203 लाख करोड़ था, यानी 203 ट्रिलियन रुपए था। और इसमें ये सबके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी हैं। आपको समझ में आ गया ना कैसे स्टडी करना है? अब अगर आप इसको टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने है। जीडीपी जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब आप जीवीए की स्टडी करते हो, ये है जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, करोड़ रुपी। तो एग्रीकल्चर ने कैसा किया, माइनिंग कोरिंग ने कैसा किया, मैन्युफैक्चरिंग ने कैसा किया, इलेक्ट्रिसिटी गैस ने कैसा किया, कंस्ट्रक्शन ने क्या किया, फिर ये सर्विसेज सेक्टर आ गया टर्शरी। ये सब का परफॉर्मेंस आपके सामने है। और जब आप इसको पूरा जोड़ोगे तो ये आपको 124,53,430 करोड़ का फिगर दिखा रहा है। तो ये जो फिगर आपको दिखा रहा है वो तो यही है, ये देख लो। आपको समझ में आ रहा है ना? ये सब अल्टीमेटली मैच करेंगे। तो इस तरह आप सेक्टर वाइज पूरा इनके नंबर्स का स्टडी, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। अब इस साल हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर ने हमें बहुत हद तक बचा लिया, लेकिन 2021 में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड फैल गया तो ये डर है कि कृषि पर असर आ जाएगा। भगवान करे वैसा ना हो, लेकिन संभावना है। इन्हीं चीजों को वर्तमान मूल्यों पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में आप देख सकते हैं। समझ रहे हो ना भाई क्या चल रहा है? तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का पूरा जीवीए करंट और कांस्टेंट में भी देख सकते हो, और पूरा जीडीपी का एनालिसिस करंट और कांस्टेंट में कर सकते हो। जितना पढ़ोगे उतना ही बारीकी से पकड़ में आएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर हमको करंट और कांस्टेंट दोनों में पिछले कई क्वार्टर्स का डेटा देखना है, तो सरकार ने वो भी जारी किया, ये रहा आपके सामने। तो ये पूरी कहानी जितना पढ़ेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो अब लेक्चर को क्लोज करने का समय आया है। तो क्या हम इस स्लो ग्रोथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, हम सॉल्व कर सकते हैं। फिस्कल स्टिमुलस, जॉब जनरेशन और रेजिंग इन्वेस्टमेंट से ये सॉल्व हो सकता है। भारत का पूरा जीडीपी का ग्रोथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2017 के आसपास से लड़खड़ाना शुरू हो गया था, और हमारा जीडीपी पूरा ऐसे नीचे जा रहा था। ग्रोथ रेट पॉजिटिव में था, लेकिन और पैंडेमिक ने उसको ऐसी मार मारी कि हम सीधे माइनस में चले गए। अब हमारे सामने दिक्कत यह है कि हमारा ये पूरा आने वाला 10 साल अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम 7, 8, 9% की पर एनम रियल ग्रोथ हो, नॉमिनल ग्रोथ नहीं, तो उसी से नौकरियां बनेंगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, देश का जीडीपी सच्चे अर्थों में बढ़ेगा। आज हम 2.7 ट्रिलियन पर हैं, चाइना 15 ट्रिलियन पे। कैचअप कैसे करोगे आप 15 सालों में? तो आपको रियल जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा चाहिए। तो इस गड्ढे में जो हम फंस गए उससे निकलने का तरीका यह है,
सरकार को जबरदस्त फिस्कल स्टिमुलस देके कंजम्पशन इंजन को किक इन करना पड़ेगा, नहीं तो कंजम्पशन इंजन जो कि 56% है 60% चलेगा नहीं। तो ये जो मैं सजेशन दे रहा हूं इस पे आपकी राय कमेंट थ्रेड में दीजिए, और आपके पास कुछ और सॉल्यूशंस हैं वो भी बताइए। ये तो एक इवॉल्विंग डिबेट है, इस पे हम बहुत बातें करेंगे। जॉब जनरेशन सरकार पूरी ताकत से करे। अभी वर्तमान सरकार का अप्रोच है सप्लाई साइड प्रोसेस रिफॉर्म, सप्लाई साइड टैक्सेशन रिफॉर्म, सप्लाई साइड क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड लिक्विडिटी रिफॉर्म्स। हमें अब डिमांड साइड रिफॉर्म अगर हम लाते हैं तो शायद उससे इंस्टेंट जॉब जनरेशन हो सकता है। जैसे आप एक अर्बन मनरेगा ले आइए, जैसे आप पीएलआई स्कीम के साथ में जॉब जनरेशन को कंपलसरीली बांध दीजिए, और मेरा तो जो फेवरेट ब्रेन चाइल्ड मैं तो बोलता हूं नेशनल फैक्ट्रीज मिशन एक लाना पड़ेगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं। अगली क्लास में आपको बताऊंगा नेशनल फैक्ट्रीज मिशन क्या होता है। और रेजिंग इन्वेस्टमेंट, भारत में पिछले 10 साल से प्राइवेट सेक्टर का निवेश का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यहां तक कि सितंबर 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट गिरा दिया और कॉर्पोरेट से निवेदन किया कि आप निवेश बढ़ाइए, क्योंकि अब हमने आपने लाखों करोड़ का टैक्स माफ कर दिया, 1.5 लाख करोड़ का नहीं बढ़ा और कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये 3 काम जब तक नहीं होंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी नहीं, हम लड़खड़ाते रहेंगे, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम में पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। इंडिया इज ऑलवेज अ बुलिश स्टोरी। आपको मैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रहा हूं। यह है क्वेश्चन नंबर 1, यह है क्वेश्चन नंबर 2 और यह है क्वेश्चन नंबर 3। इनके उत्तर जरा अच्छे से पढ़ो, समझो एकदम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़ो और कमेंट थ्रेड में बताओ। उत्तर हमने दिए हैं लेकिन उनको मत देखना। और ये एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनके आंसर लिखो कमेंट थ्रेड में। तो दोस्तों इसी के साथ अब हमारा आज का पढ़ाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आई होप आपको थोड़ा मजा आया। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिएगा, सॉल्यूशंस बाद में देखना, पहले ये करो और उसके बाद। अगर आप इसी तरह इकोनॉमी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो 8 जुलाई 2021 से मेरा इकोनॉमी क्रैकर कोर्स आ रहा है, जरूर इसे ज्वाइन कीजिएगा। इसकी लिंक भी कमेंट थ्रेड में दी है, स्क्रीन पे भी दी है। और कॉम्बो कोर्स में तो खैर 4 कोर्सेज एक साथ बहुत शानदार मिल जाते हैं। आप चाहें तो इकोनॉमी क्रैकर को अकेले भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे 8 जुलाई से। तो आज का लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे भेंट करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के हमारे पहले लेक्चर के साथ, जिसमें हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेने वाले हैं जो आप बिल्कुल मिस करना चाहेंगे नहीं। एक चीज बता दूं, ये सारे लेक्चर प्योरली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस से जुड़े हुए लेक्चर्स होंगे। तो आप यहां जो पढ़ेंगे ये आप एग्जाम में कहीं भी गवर्नमेंट एग्जाम यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप संदीप मानूधने को इजाजत दीजिए। सी यू टुमारो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर। नमस्कार, जय हिंद।